आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन के लेसन 4 में हैं और आज हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़, समकोण त्रिभुज की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जिनकी बार बार ज़रूरत हमें पड़ेगी। और जो अगला लेसन होगा उसमें भी हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे, कुछ और स्पेशल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज का लेसन बहुत बेसिक है पर इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, एंड तक जाते जाते आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ इन वैल्यूज़ को क्यों ध्यान रखना चाहिए और इनसे आगे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन हर बार इमीडिएटली मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद अगर ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। देखिए, जब भी हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल भी जैसे इक्वल ट्रायंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल हो जाता है और एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल भी एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स और इसके और भी कारण है, वो मैं आपको भी धीरे धीरे करके दिखाता हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है बहुत सारे फिगर्स में हिडन फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ले रहे हैं और इसी राइट एंगल ट्रायंगल को आप क्या करो कि ऐसे रिवर्स कर दो इसके अराउंड। ठीक है, तो आप देखो क्या हो रहा है, या इसके अराउंड मिरर इमेज ले लो आप डायगोनल के अराउंड, तो आपको मिलता है रेक्टेंगल। अगर ये जनरल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो अगर ये दोनों अनइक्वल है तो आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलने वाला है। ठीक है, अगर हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी, ये एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सिमेट्रिक फिगर्स होते हैं वो एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं। इक्वल ट्रायंगल से इतने सवाल क्यों बनते हैं, क्योंकि वो परफेक्टली सिमेट्रिक फिगर है, 3 साइड्स इक्वल, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इक्वल ट्रायंगल से ही बना है, सारी साइड्स इक्वल और एंगल इंटरनल 120 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको पता है कि साइड रेशियो भी आप रिलेशनशिप आसानी से निकाल पाते हो, और साथ में ये बहुत सारे फिगर्स में हिडन फिगर्स होता है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रायंगल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों साइड्स बराबर भी हो जाती हैं, सिमेट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीनों साइड्स बराबर नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो साइड्स बराबर कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम उसको आइसोसेलेस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना दें, ये 2 साइड बराबर कर दें। इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम जो सिमेट्री है वो ये पॉसिबल है। ठीक है, कि इन दोनों साइड्स को भी हमने बराबर कर दिया। इससे बहुत सवाल बनेंगे और आप जरा ध्यान से देखो कि इसके अराउंड अगर आप मिरर इमेज लो, इस विकर्ण जिसको आप बोलते हो डायगोनल, इसके अलांग अगर आप यहाँ पर लोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप मिरर इमेज लेते हो इसके अराउंड, तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्क्वायर मिलता है। तो आप खुद ही देख लो कि अगर आपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लिया तो आपके लिए स्क्वायर कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। अगर आपने नॉर्मल जनरल राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लिया तो आपको रेक्टेंगल कभी तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि रेक्टेंगल बना ही 2 राइट एंगल ट्रायंगल से है। साथ में आप देखिए, यहाँ भी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और इसको इस अरेंजमेंट में अगर हम पुट करें कि हम इसके अराउंड अगर इसकी मिरर इमेज लेते हैं इसके अराउंड, तो आप देखोगे आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। अब देखिए, ये मत कह देना कि पैरेललोग्राम 2 राइट एंगल ट्रायंगल से हमेशा बनता है, ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल जरूर 2 राइट एंगल ट्रायंगल से बना है, ठीक है, स्क्वायर भी 2 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, पर ये पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है जहाँ पर ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि कई बार इस तरह के केसेस होंगे कि जहाँ पर एक डायगोनल साइड के परपेंडिकुलर हो जाता है, वहाँ पर भी आपको 2 यूनिक 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको अंदर दिखते हैं पैरेललोग्राम में। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में भी यही होगा कि आपको ये पैरेललोग्राम मिलेगा। ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है कि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि जैसे यहाँ मुझे रेक्टेंगल मिला, यहाँ मुझे स्क्वायर मिला। जब हमने आइसोसेलेस लिया, समद्विबाहु समकोण लिया, तो मुझे स्क्वायर मिला, तो यहाँ आइसोसेलेस लेने से मुझे रोम्बस मिलेगा। ठीक है, रोम्बस नहीं मिलने वाला है क्योंकि देखिए ये जो साइड है वो तो इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हो, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस आपका साइड के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल पैरेललोग्राम ही है, ये आपका रोम्बस नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम डायग्राम को, रेक्टेंगल को हमेशा रेक्टेंगल के तौर पर देखते हैं, स्क्वायर को बस खाली हमें लगता है कि ये स्क्वायर है, लेकिन ये जिनसे बना हुआ है, जिनका इस्तेमाल करके हम रेक्टेंगल और स्क्वायर बना पा रहे हैं, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं।
ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको फिर और भी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि अगर मैं आपका ये वाला एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर ऐसे लेके लेट से, ठीक है, ऐसे करके, और इसको मैं यहाँ से कंबाइन कर दूँ, है ना, और ये आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अभी मालूम नहीं है, बट एक स्पेशल केस में आपको पता है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि राइट एंगल से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी मैं आपको सिर्फ 2D फिगर्स दिखा रहा था, 3D फिगर्स में भी आपका जो बेस है वो किसी भी शेप में हो सकता है। आपने स्क्वायर बेस का प्रिज्म भी देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। बेस तो कुछ भी हो सकता है, वो बेस 2D प्लेन में उनको उठाना है, वो कोई भी बेस उठा सकते हैं, वो इवन राइट एंगल ट्रायंगल उठा सकते हैं, वो एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, वो एक पैरेललोग्राम ले सकते हैं। तो इसलिए जो उसके कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रायंगल्स में इक्वल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल ऑलमोस्ट बराबर के ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। साथ में आपको अगर ध्यान हो कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल, ये स्पेशल केस था जब ये 90 डिग्री एंगल आपका हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दिखाऊं आपको, सर्कल वाला, ये इसको ऐसे करके एक सर्कल बना देता हूं, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो है, ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है आपका, ये लाइन आपका सीधे सीधे डायामीटर है, और ये पॉइंट है सर्कमफरेंस पे, और यहाँ से आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और आपको पता ही है कि जो डायामीटर होता है वो सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ये भी एक 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो ये भी 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। साथ में अगर आपको ध्यान हो कि जब हम बात करते हैं, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि जो मीडियन होता है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अगर आपने इसको इसके बराबर बोला हुआ है तो ये जो मीडियन होगा ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मीडियन बाइसेक्टर तो होता ही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी आइसोसेलेस के केस में भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए आसानी से डिवाइड हो रहा है, और वो भी विद इक्वल बेस। तो अगर हम राइट एंगल समझते हैं तो बहुत कुछ काम हमारा आगे बनने वाला है। समकोण त्रिभुज, तो पहला जो ये लेसन है मैंने इसको बहुत बेसिक रखा है, ताकि आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा पहले चीज़ों को ठीक से देख पाएँ, और उसके बाद आगे हम इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे ही देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स होते हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, जो आपको मालूम होने चाहिए, वो है आपका, मैं एंगल के टर्म्स में डिवीज़न कर रहा हूँ, पहले एंगल के टर्म्स में डिवीज़न कर रहा हूँ कि कौन से ऐसे ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए एंगल टर्म्स में। जैसे यहाँ पर ये डिफाइंड है कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। देखो ये तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। बाकी दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक स्पेशल केस देखिए दिया हुआ है 45, 45, 90, 45, 45, 90। अब देखिए 45, 45, 90 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये तभी हो सकते हैं जब ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हो, यानी उसकी बात कर रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45, 45, 90। साथ में देखिए 30, 60, 90 में क्या होता है कि ये एंगल अगर 90 हुआ तो ये ऑब्वियसली छोटा एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, और ये एंगल क्या होता है 60 डिग्री, 30, 60, 90 होगा। ये देखिए जब हम 15, 75, 90 की बात कर रहे हैं और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, बाकी दोनों का सम आपको पता ही है 90 होना चाहिए, तो ये 15 और 75 बना, ये दोनों भी सेम ट्रायंगल्स हैं, सेम त्रिभुज यहाँ पर भी आगे हैं 15, 75, 90 के। अब देखिए ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स के बारे में, ये तो हो गया एंगल्स का आइडिया, मैंने लिख दिया कि कौन कौन से ट्रायंगल स्टैंडर्ड हैं। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या ध्यान होना चाहिए भाई, एंगल तो मालूम ही है, ध्यान होना चाहिए इसमें साइड रेशियोज़। साइड रेशियोज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप 45, 45, 90 और 30, 60, 90 तो ध्यान रखते हैं। 15, 75, 90 में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
साथ में अगर आप ध्यान भी रखते हैं तो इसके सारे वेरिएशन ध्यान नहीं रखते हैं। देखो इन दोनों में एक वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसका कन्वर्जन पॉसिबल होता है, आप कभी भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जब इस वैल्यू की बात आती है 15, 75 और 90 की, तो इसमें ना इसके कुछ वेरिएशंस भी पॉसिबल हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 3 डायग्राम्स लिए हैं, ठीक है। तो वो ज़रा समझते हैं। तो देखिए 45, 45, 90 की अगर बात करें इसमें, तो इससे मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं, जिसमें हम साइड रेशियोज़ की बात करेंगे। आपको अगर कहीं भी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है 45, 45, 90, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 45, 45, 90 होगा। वो अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो आपको पता है कि अगर ये साइड मैंने 1 मानी तो ये साइड भी 1 होगी, बराबर होंगी। और साथ में आप पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हो, ये वैल्यू आएगी आपकी √2, 1, 1, √2, ये बना 1, 1, √2। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ से शुरुआत करेंगे देखिए, और एक चीज़ ट्राइंगल में आपको पता ही है कि जितनी बड़ी साइड या जितनी बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसके सामने का एंगल उतना ही बड़ा होता है। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल क्या था, सबसे बड़ा है इस ट्राइंगल में। 90 अगर सबसे बड़ा है तो इसके अपोजिट जो साइड है देखो आप √2, वो सबसे बड़ी है 1.4 समथिंग, बाकी ये दोनों 1 और 1 आई। अब देखिए इसको समझने से फ़ायदा क्या हुआ, मैं पिछले डायग्राम से जाऊँगा। इसको समझने से फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरा स्क्वायर है वहाँ पर अब मुझे समझ में आ गया कि ये अगर 1 होगा और ये अगर 1 होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, √2। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल समझ लिया तो मुझे स्क्वायर की भी स्टैंडर्ड वैल्यू समझ में आ गई कि ये 1, 1, √2 होगा। अब लेट से अगर मुझे कभी कोई स्क्वायर मिला, मुझे पता है ये 1, 1 हुआ तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा 1, एरिया इसका क्या हो गया 1, पेरीमीटर इसका क्या हो गया 4। अब फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमें स्क्वायर का साइड 1 नहीं दिया गया है, ये सॉरी स्क्वायर का साइड 1 नहीं दिया गया है, उन्होंने सीधे हमें इसके विकर्ण के बारे में बताया कि आपका जो ये विकर्ण है √2 है तो पता है ये 1, 1 होगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि आपका विकर्ण 2√2 है तो आपको पता है कि अगर आपका विकर्ण जो आपका डायगोनल है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टैंडर्ड साइड्स भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि स्केल फैक्टर क्या है आपका 2 है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो भी वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड करने पर साइड आती है। ये क्विकली आपको लिखना आना चाहिए। आपको पता है अगर विकर्ण 2 गुना हो गया, विकर्ण अगर 2 गुना हो गया तो एरिया, चूंकि स्केल फैक्टर 2 है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो आपका एरिया यहाँ अगर 1 था तो अब एरिया कितना होगा 4। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे आप क्विकली उसका एरिया डायरेक्टली लिख पाओगे, आपको साइड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर निकालना भी है तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो साइड आ जाएगी। पर ये ध्यान रखना ताकि आप इसमें क्विकली इसको कर पाएँ, ठीक है। अब देखो 45, 45, 90 का किस रेक्टेंगल में नहीं होता है, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता है और रेक्टेंगल में भी वो एंगल किसी भी तरह से 30 दिया हुआ है, एक एंगल, तो काम बनेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अपोजिट टू 30 देखिए आपको मानना है 1, अपोजिट टू 60 ये हो जाता है फिर √3 और ये वैल्यू आपकी हो जाती है अपोजिट टू 92। देखिए कैसे इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान समझना। कई तरीके हैं, ठीक है। sin 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। लंब और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो sin 30 होता है। और इसको आप पाइथागोरस यूज़ करोगे तो आपको ये √3 मिल जाएगा। पर ध्यान रखो यहाँ पर इसको, ये वैल्यूज़ में आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बैठ के ना इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो फ़ायदेमंद है, वरना नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 1 है, ये √3 है और ये 2 होना है 30, 60, 90 में। अब देखिए 30 के अपोजिट क्या है, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटी साइड भी है 1, उससे बड़ा एंगल 60 तो उससे बड़ा साइड 1.7, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री तो ये क्या हो गया डबल। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए कुछ चीज़ें मैं हिंट देता हूँ कि जो 30, 60, 90 ट्राइंगल होता है उसमें जो हाइपोटेनस होता है जो हाइपोटेनस होता है आपका, और यहाँ पर जो आपका लंब होता है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर साइड, तो वो वैल्यू इसकी आधा होती है। मतलब कुछ भी करके आपको ये वैल्यू तेज़ी से दिमाग में कन्वर्जन पॉसिबल होना चाहिए। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको कुछ ऐसा दिया जाए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। आपको ऐसा दिया जा सकता है कि भाई ये 30 डिग्री है, एक बता दिया राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री है, तो आपको पता चल गया वो 30, 60, 90 ट्राइंगल है। जैसे ही 30, 60, 90 ट्राइंगल आपको मिलेगा, आप ना उन्होंने कुछ भी दे रखा हो, ये साइड हो सकता है उन्होंने कुछ और बता रखी हो, हम उनकी साइड को लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी वैल्यू से सॉल्व करेंगे। यानी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको 1 लेंगे, इसको √3 लेंगे और इसको 2 लेंगे। फ़ायदा ये होगा इसका कि इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो पहले से ही मतलब कहते हैं ना, जो केसेस हैं वो हम पहले ही बना सकते हैं। एज्यूमिंग दिस हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं कि 1 to √3, क्योंकि स्टैंडर्ड केस है। अब क्या होगा, एग्जाम में ये वैल्यूज़ बदली आएंगी। हो सकता है यहाँ 1 की जगह 50 हो,
तो 1 की जगह अगर 50 हो गया तो आपको पता चल जाएगा ना कि स्केल फैक्टर क्या है 50। तो हम करेस्पॉन्डिंगली सारी वैल्यूज़ को जो लेंथ कंपोनेंट है उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया कंपोनेंट को 50 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट अपनी वैल्यू से करेंगे 30, 60, 90। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए इन वैल्यूज़ को ध्यान रखें। अब देखिए 15, 75 और जो 90 ट्राइंगल है, इसमें ज़रा देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये वैल्यू जो होती है ना, मैं आपको स्टैंडर्ड लिख के दिखा देता हूँ। √3 - 1 यहाँ होता है √3 + 1। 15 के अपोजिट अगर √3 - 1 है, 75 के अपोजिट √3 + 1 है, तो ये वैल्यू आपकी होती है 2√2। ध्यान रखना, 15 के अपोजिट √3 - 1, 75 के अपोजिट √3 + 1 और ये 90 के अपोजिट क्या होता है 2√2। तो 15 के अपोजिट आपको लिख दिया सबसे छोटा वाला साइड √3 - 1, 75 के अपोजिट √3 + 1, 90 के अपोजिट आपका 2√2। सिमिलरली मैं यहाँ आता हूँ इसी को ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ें 30 के अपोजिट यहाँ 1 लिखा हुआ था, 45 के अपोजिट यहाँ 1 लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन मैंने करा है, यहाँ पर कहीं भी 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। इसको और सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आप 15 के अपोजिट ना 1 ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको जो वैल्यूज़ दी जाएंगी 15 के अपोजिट वाली, वो हो सकता है कोई इंटीजर वैल्यू दी हो। तो इंटीजर वैल्यू अगर दी है तो अगर हम इसको 1 मानते तो मेरा स्केल फैक्टर डायरेक्ट निकल जाता। मैं कहता मान लिया किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है और इनके बीच जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, उन्नयन कोण बोलते हो आप उसको हिंदी में, वो 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। और आपको बोल दी गई कि ये हाइट मान लिया 50 मीटर है, ये हाइट 50 मीटर है, और आपसे बोला जाए ये बता दो, ये बता दो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये 50 मीटर आपको दिया गया और ये √3 - 1 है, आपको पता है आपकी जो ट्रायंगल आपको मालूम है, अगर यही एक ट्रायंगल आपको पता है तो आप कहोगे 15 के अपोजिट मुझे पता है कि √3 - 1 होता है। तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे जाएगी कि √3 - 1 करिस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 50 मीटर्स को, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है कि मुझे √3 + 1 के करिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो √3 + 1 किसको करिस्पॉन्ड करेगा, 50/√3 - 1 इंटू √3 + 1। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपको चाहिए। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तब आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन देखिए मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको 1 माना तो आपको पता है √3 - 1 से इन दोनों को डिवाइड करोगे आप, है ना। यहाँ पर आप √3 - 1 से आप डिवाइड करोगे तो देखिए ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 + √3। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, √3 + 1/√3 - 1, इसको रेशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई करिए इसको, तो आपको 2 + √3 मिलने वाला है। अब जब देखिए यहाँ पर आपको 2 + √3 मिल जाएगा तो ये वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगी, √2 टाइम्स √3 + 1, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो देखिए अब यहाँ पर ये तो हो गया कि भाई मुझे अगर डायरेक्ट स्केल फैक्टर निकालना हुआ, 15 के अपोजिट की वैल्यू कोई दी गई तो 75 के अपोजिट वैल्यू हो सकता है दी गई आपको एग्जाम में, हो सकता है आपको 75 के अपोजिट वैल्यू दी हो, तो यहाँ भी आप 1 बना सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू फिर आ जाएगी आपकी 2 - √3, और यहाँ पर अगर माइनस आया है तो ये वैल्यू होगी √2 इंटू √3 - 1। तो देखिए ध्यान रखने के लिए तरीके हैं। 15 के अपोजिट सबसे छोटी वैल्यू √3 - 1, √3 + 1 2√2। यहाँ पर देखो 15 के अपोजिट जब 1 हमने माना है तो ये वैल्यू क्योंकि उससे बड़ी आनी है। अब आप ये ध्यान रखो कि या तो 2 + √3 आएगा या 2 - √3 आएगा। अब अगर 15 के अपोजिट मैंने 1 मानी है तो 75 के अपोजिट उससे ज़्यादा ही लाना है मुझे, उससे ज़्यादा 2 - √3 नहीं हो सकता। 2 - √3 तो 2 - 1.7 के आसपास होगा ना, तो वो नहीं हो सकता, वो तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो 2 + √3 आएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है देखो √2 यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक √2 का कंपोनेंट था, तो √2 आएगा ही आएगा। साथ में अब ये ध्यान से रखना कि यहाँ पर √3 + 1 आएगा, यहाँ √3 + 1 आएगा, क्योंकि यहाँ जब प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस रखेंगे। ये मैं याद रखने के तरीके बता रहा हूँ। यहाँ 15 के अपोजिट आपको पता है कि 2 + √3 यहाँ आया, तो यहाँ 2 - √3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर फिर क्या है माइनस साइन आएगा, √2 और √3 - 1, ठीक है। ये हो गए आपके स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स। स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स को कैसे ध्यान रखना है, देखिए आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए नील होना चाहिए। मतलब एग्जाम में अगर आपको ये ट्राइंगल्स दिखते हैं तो इन दोनों के बारे में तो मुझे पता है कि आपको पहले से आता होगा। जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को होती है कि ये नहीं पता होता है, 15, 75, 90 नहीं ध्यान रखते हैं, या अगर पता भी होता है तो उनको सिर्फ ये ट्राइंगल पता होता है। उनको आपको तीनों ट्राइंगल पता होना चाहिए
और आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। मतलब जब भी ये दिखा आपको, अगर यहाँ 1 एज्यूम करके चलना है तो भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ 1 एज्यूम करके चलना है तो भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको ये वैल्यू जो है इस तरह से लेके चलनी है तो भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तीनों वैल्यूज, तीनों ट्राइंगल्स जो मैंने बनाए हैं ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि साइड रेशियोज को हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा है। तो देखिए मैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और अगले पेज में मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, वो जरा ध्यान से समझें। देखिए इस पेज में मैंने पूरा समराइज किया कि जो भी स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज हैं, इनकी जो एंगल्स हैं और जो साइड रेशियोज हैं उनको मैंने समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है। फिर से रिपीट करता हूँ, 30, 60, 90 में 30 के अपोजिट 1, 60 के अपोजिट √3, 90 के अपोजिट 2। अब इसका फ़ायदा कहाँ है, आप पूछ सकते हो सर अगर आपको पता चल गया कि मेरे पास 30, 60, 90 ट्राइंगल है, 30, 60, 90 ट्राइंगल है मान लिया, तो मैंने वही बताया ना कि आप अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से शुरुआत करिए। या फिर अगर आप कोई भी वैल्यू दी है और उसको करेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर ये वैल्यू उठा के दे दी गई है 50√3, आप मुझे बताओ, आप कहोगे 30 के अपोजिट अगर 50√3 है तो स्केल फैक्टर कितना हो गया 50√3, क्योंकि यहाँ तो 1 होता है ना हमारे हिसाब से, 50√3 स्केल फैक्टर हो गया। तो 60 के अपोजिट जो आता है वो √3 टाइम्स आता है, क्योंकि ये 1 है तो ये √3 होता है। √3 टाइम्स का मतलब ये वैल्यू आपकी 150 हो गई, और ये वैल्यू क्या होती है डबल, 100√3 हो गई। तो इस तरह से आप क्विकली वैल्यूज़ को लिख पाओगे बिना समय को व्यर्थ किए हुए। 45, 45, 90 में आपको पता है साइड रेशियो 1, 1√2 होता है, ठीक है। 15, 75, 90 में 3 साइड रेशियोज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान समझना। √3 - 1 है तो ये √3 + 1 होगा, तो ये 2√2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में और भी बहुत सारी जगहों पर। ये वैल्यू अगर हमने 1 मानी तो ये रेशियो आपका चेंज होकर 2 + √3 कहलाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि या तो 2 + √3 होता है या 2 - √3 होता है। अब 2 - तो नहीं हो सकता, 15 के अपोजिट अगर 1 है तो 75 के अपोजिट उससे बड़ी वैल्यू आने वाली है, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, तो 2 - तो नहीं लेंगे, प्लस ही लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो क्या होगा फिर, ये एक देखो मैंने आपको बताया था इस केस में यहाँ √2 दिखा था पहले ही, तो √2 तो रहेगा ही रहेगा। साथ में अगर यहाँ तुम प्लस लेके चल रहे हो तो यहाँ पर ये √3 + 1 आने वाला है, और यहाँ पर ये 2 - √3 लिया, अगर हमने इसको 1 बनाने की कोशिश करी तो ये √2 × √3 - 1 आने वाला है। देखिए आज की लेसन का मेरा मेन फोकस यही है कि मैं आपको जो एंगल बेस्ड स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल हैं उनके जो साइड रेशियो हैं वो बिल्कुल मैं पक्का करा दूँ, और ये मैं बता दूं कि कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता ना कि किन ट्राइंगल्स को ध्यान रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है। यूजुअली मैंने देखा है लोग इन रेशियोज़ को ध्यान नहीं रखते हैं, बस इसको ध्यान रख लेते हैं, तो काम नहीं बनेगा। आपको हर तरह से तैयार होना है, ठीक है, कि आप मुझे कोई भी ट्राइंगल दो 15, 75, 90 में किसी भी तरह का जो है आप वैल्यू दे सकते हो, मैं निकाल लूँगा स्केल फैक्टर आसानी से अपने हिसाब से। अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहले तो मैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में इसका एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि 15, 75, 90 में इन दोनों वैल्यूज़ को क्यों ध्यान रखना है, आपका समय बहुत बचेगा। दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार से खड़ी है कि दीवार की चोटी तक पहुँचती है। सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। आपको बताना क्या है कि सीढ़ी की लंबाई मीटर में क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन अगर आपको, जब मैंने पेपर सॉल्व करा था, ये CGL 17 मेंस का सवाल है, ठीक है, CGL 17 मेंस का सवाल है। तो ये क्वेश्चन जब मैं पेपर में सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखते ही मार्क कर दिया था। क्यों मार्क कर दिया था वो अभी आप भी कर लोगे, अगर आपको 15, 75, 90 ट्राइंगल याद है और जो मैंने बताया तीनों ट्राइंगल याद है। देखिए इसमें इन्होंने पूछा क्या है कि आपको इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पर आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लैडर है, ठीक है, ये लैडर जो सीढ़ी है वो ऐसे दीवार के सहारे प्लेस की गई है कि ये जस्ट दीवार के टॉप तक पहुँचती है। अब कह रहा है कि ये जो फुट है लैडर का, ये 5 मीटर दूर है वॉल से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 15 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जैसे ही आपने ये देखा, पूछ क्या रहे हैं आपसे, लैडर की लेंथ ये पूछ रहे हैं आपसे। आपने जैसे ही देखा आपको दिया क्या हुआ है, 75 डिग्री के अपोजिट वैल्यू दी है, यानी मुझे स्केल फैक्टर यहाँ से मिलेगा। स्केल फैक्टर अगर मुझे यहाँ से मिलेगा तो मैं इसको वो वाला ट्रायंगल एज्यूम करना पसंद करूँगा जहाँ पर ये 1 होता है, और अगर ये 1 होता है तो ये नेगेटिव वाला आता है यहाँ पर 2 - √3, यहाँ नेगेटिव वाला आता है तो यहाँ भी नेगेटिव वाला आता है √2 × √3 - 1। देखो इसका प्रोडक्ट क्या है, आप जरा ध्यान से देख लो, √6 और √2 के टर्म्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये 1 नहीं है 5 है, तो अगर ये 5 है तो सबको मैं 5 से गुणा करूँगा ना, 5 से गुणा करूँगा ना, तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 5 √6 - √2। इतना आसान है। अब देखो अगर आपको ये वाला जहाँ पर बेस 1 होता है, 75 के अपोजिट 1 होता है, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल नहीं पता है तो एग्जाम में आप क्या करोगे,
आप बैठ के करोगे रेशनलाइज, और आपका समय खूब बर्बाद होगा एग्जाम में। तो ऐसा काम ना करें। आप जो पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है कि इमर्ज हो सकती हैं, वो मुझे बेस भी 1 इंटीजर दे सकते हैं, या मुझे ये भी इंटीजर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रोवाइडेड हो सकता है। तो क्यों ना अपने स्केल फैक्टर निकालने के प्रोसेस को आसान बना ले पहले से। ठीक है, अब मैं एक सवाल और दिखाता हूँ आपको जो एग्जाम में आया। चलिए क्वेश्चन 56 करते हैं। क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ ए टावर इज 120 मीटर 120 मीटर्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट बी 75 डिग्री, पॉइंट बी इज ऑन द ग्राउंड लेवल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है, बिंदु बी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 75 डिग्री है, बिंदु बी जमीन की सतह पर है, मीनार के आधार से बिंदु बी की दूरी क्या है मीटर में। आपको बताया अगर थोड़ी समझदार हैं और आपको ट्राइंगल का याद है तो अगर आपको ट्राइंगल का आइडिया है तो आप पहला ऑप्शन ऐसे ही मार्क कर दोगे। क्यों भाई? तो यहाँ पर इन्होंने 75 डिग्री के अपोजिट वाली वैल्यू को 120 दे दिया है, यानी मैं उसके अपोजिट में 1 वाली वैल्यू का ट्राइंगल जानता हूँ। स्केल फैक्टर 120 होगा, स्केल फैक्टर अगर 120 होगा तो कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी जिसमें 120 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान करो ना तो ये वाला स्टैंडर्ड ट्राइंगल जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पता है पिछले क्वेश्चन में भी हमने वही इस्तेमाल किया है। बस यहाँ जब 1 होता है तो ये 2 - √3 होता है, माइनस आता है यहाँ पर, और यही पूछ रहे हैं आपसे। तो ये अगर आप कह रहे हो कि 120 हो जाएगा तो ये 120 × 2 - √3 हो जाएगा। ये कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है? ये सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल का सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम है तो आप देख के इसको मार्क करोगे, कोई समय ही नहीं लगेगा। आप सोच रहे होगे कि मेंसुरेशन का टॉपिक का नाम लेके हमको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे भाई आपको ऐसे होना भी है, क्रॉस टॉपिकल होना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का जहाँ भी इस्तेमाल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही तो इस्तेमाल करेंगे। अब टॉपिक का नाम आप कुछ भी दे दो। तो मैं आपको अभी कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि 75, 15 और 90 में आपको सारे तीनों वेरिएशंस क्यों ध्यान रखने हैं। जो तीनों वेरिएशन दिए हैं ये तीनों ध्यान रखने चाहिए और बहुत तेज होने चाहिए, ताकि एग्जाम में उन्होंने जो कुछ दिया उसके हिसाब से हम क्विकली अपना ट्राइंगल एज्यूम करके आंसर मार्क करेंगे सीधा। ठीक है, एक और एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, इस साल के एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं आया था, और वो ध्यान से समझना है यहाँ पर कि पूछा इन्होंने कि cot 90 + 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो 90 डिग्री कर लो बस, ये वैल्यू उन्होंने आपसे पूछी। अब आप ज़रा मुझे बताओ कि cot की बात कर रहे हैं, 90 + थीटा जा रहे हैं, तो ये आपको देगा तो tan थीटा। अब सवाल ये कि पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? नेगेटिव देगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, और आपका अगर साइन कॉस में से कोई एक ही नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो tan और cot दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वैल्यू जो है आपका tan 75 डिग्री के बराबर होगी। अब अगर ये tan 75 डिग्री हो गया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको अल्टीमेटली 75 वाली वैल्यू तो रखनी है। तो देखिए अब tan 75 सोचते हैं कैसे होगा, और आप जैसे ही सोचोगे आप आंसर मार्क कर दोगे कि दूसरा ही सही है, क्योंकि देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब बाकी जो 2 वैल्यूज़ बची हैं, आप ज़रा ध्यान से देखो कि अगर tan वाला वो तीनों ट्राइंगल अगर आपको ध्यान हो तो उन तीनों ट्राइंगल में जो लेना देना होता है, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को ज़रा ध्यान से देखें तो उसका लेना देना या तो 2 + √3 से होगा या 2 - √3 से होगा। ऐसा दिमाग मत लगाओ। 2 ट्राइंगल हैं जिसमें हम 1 1 मान सकते हैं। अगर हमने यहाँ 1 माना, 15 डिग्री के अपोजिट अगर हमने 1 माना होता है तो ये वैल्यू तो आती है आपका सिंपली 2 + √3। ठीक है, और अगर हमने 75 के अपोजिट 1 माना होता है, 75 के अपोजिट अगर हमने 1 माना होता है तो ये 15 के अपोजिट वाली वैल्यू होती है 2 - √3। और जब भी हम tan की बात करेंगे तो हम परपेंडिकुलर और बेस में से ही कुछ करेंगे ना। यहाँ पर अगर tan 15 आप देखो तो this upon this हो जाएगा, यहाँ tan 15 देखो तो this upon this हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो भी टर्म उसमें बनने वाला है उसमें 2 और √3 का ही कुछ गेम है, और साथ में नेगेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप एग्जैक्टली भी देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पर आप ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात करो, क्योंकि आपको निकालना है tan 75। तो tan 75 निकालना है तो सॉरी इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 75 में बेस हम 1 बना लेंगे, ये वाला बना लेंगे, तो बनाएंगे तो सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू ही मुझे tan 75 दे देगी। साफ साफ मुझे दिख रहा है कि tan 75 क्या हो गया, 2 + √3, माइनस लगाना है तो -2 - √3 हो गया। तो देखिए कई बार ये 75 और 15 डिग्री का एंगल भी एग्जाम में यूजफुल हो जाता है, जैसे ये सवाल हो गया। तो वहाँ पर भी आपके तीनों ट्राइंगल काम आएंगे डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को दिखाने में। आपको 3 तरह के ट्राइंगल आपको पता है, उन तीनों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कभी समय ही नहीं लगेगा कि ये वैल्यू निकालने में भी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो देखिए आज के लेसन के थ्रू मेरा पर्पज़ सिर्फ ये था कि मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे पाऊँ कुछ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें एंगल फॉर्म में आपको किन किन ट्राइंगल्स को ध्यान रखना है और उनके साइड रेशियोज क्या होते हैं। इसका यूज़ हर जगह होता है,
ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल है, मेंसुरेशन में इसका इस्तेमाल है। अरे भाई जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखेगा वहाँ मुझे साइड रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ मुझे ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। बाकी आगे के लेक्चर में अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, किन राइट एंगल ट्रायंगल के एरियाज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा, और भी कुछ बेहतरीन बातें अगले लेक्चर में आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।